दो राज्यों में अलग अलग हत्याएं होती हैं और एक में दिया जाता है मृत्युदंड और एक में दिया जाता है उम्र कैद। तो आज हम जानेंगे कि मृत्युदंड की जो सजा होती है वो कैसे दी जाती है। दरअसल मामला यह है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है और वहां पर जो आरोपी है उसको सजा सुनाई जाती है आजीवन कारावास की। वहीं पर केरल में एक व्यक्ति को पॉइजन देकर यानी कि जहर देकर उसको मार दिया जाता है और वहां पर सुनाई जाती है जो सजा वो है मृत्युदंड की। तो दरअसल इसमें जो कॉन्सेप्ट उभर के आता है वो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन क्या है और भारत में विशेष तौर पर हम बात करेंगे कि जो मृत्युदंड है वो वैध है या नहीं है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का कॉन्सेप्ट क्या कहां से आया, कैसे विकसित हुआ। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले पर हम बात करेंगे क्योंकि हालिया जो अदालती फैसला आया है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज, चाहे वह पश्चिम बंगाल का हो वहां का मामला हो और चाहे केरल का मामला हो, पॉइजन देकर जो मारने की घटना है, इन दोनों मामलों में जो निर्णय सुनाया गया वो 22 जनवरी 2026 को सुनाया गया। एक मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में जहां आजीवन कारावास, वहीं पर केरल के मामले में आप देखेंगे कि मृत्युदंड दिया गया। अब इसको लेकर ही बेसिकली एक दो बातों को लेकर जैसे न्यायिक विवेक की चर्चा हो रही है काफी, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को कैसे परिभाषित किया जा रहा है इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। तो आज हम समझेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कानूनी सिद्धांत की और न्यायिक विवेक की, इन दोनों की भी विषय पर हम बात केंद्रित रखेंगे। देखिए, अगर भारत में सबसे पहले बात करें मृत्युदंड की, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 जो है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, वो ये कहता है कि भारत में मृत्युदंड वैध है, यानी कि वैलिड है, बशर्ते कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उसमें मृत्युदंड दिया जाए, यानी कि ऐसे ही किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ द जो रेयर सिद्धांत है बेसिकली वो कहां से आया, तो संवैधानिक वैधता में तो आपने देखा कि अनुच्छेद 21 ये कहता है कि संवैधानिक रूप से वैध है। और जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला था 1972, उसमें यह कहा गया था कि मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहां पर न्यायिक विवेक का कॉन्सेप्ट आया था, यानी कि जो न्याय देने वाले जो उस समय जजेस होंगे, उन जजेस को यह अधिकार होगा कि वो तथ्यों का विवेचन करेंगे और अपने विवेक के आधार पर, न्यायिक विवेक जिसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वहां पर मृत्युदंड के विषय में निर्णय लेंगे। और ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया। अब देखिए यहां पर बात आती है ये तो संवैधानिक वैधता की, यानी कि भारत में मृत्युदंड संवैधानिक रूप से वैध मान लिया गया। इसके बाद बात करते हैं इस सिद्धांत की स्थापना, डॉक्ट्रिन की। तो इस डॉक्ट्रिन की स्थापना जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत, ये इसके लिए केस है जिसका नाम है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। और ये मामला कब का है? ये मामला है 1980 का। तो बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया कि मृत्युदंड जो है वो कोई सामान्य नियम नहीं है, ये अपवाद है, इसको हमेशा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि जहां पर ये लगे कि आजीवन कारावास जो है वो आजीवन कारावास अपर्याप्त है या आजीवन कारावास की प्रासंगिकता वहां है ही नहीं, वहां पर आप मृत्युदंड दे सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1980 में जो नींव पड़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन की, नींव पड़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत की नींव पड़ी। किसके तहत? तो बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब राज्य के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया। फिर 1983 में, 1983 में इससे एक चरण हम और आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक फ्रेमवर्क बनाए दिखाई देता है। 1983 में जो एक निर्णय आया माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, उसमें 5 ऐसे श्रेणियां बनाई गई, 5 ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया जिसके तहत यह कहा गया कि अगर ये 5 आधार हैं तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इसके आधार पर तय किया जा सकता है। हालांकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो है उसमें कोई स्पष्ट परिभाषा इसकी नहीं दी गई है, वहां पर हमेशा बात न्यायिक विवेक की आ जाती है, यानी कि जजेस के न्यायिक विवेक पर ही इसको तय किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक चरण और 1983 में माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य में बढ़ जाता है न्यायालय। तो यहां पर देखेंगे हम इसमें वो 5 कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। देखिए 5 क्राइटेरिया जो आपको दिख रहा है, सबसे पहला है अपराध की प्रकृति, यानी कि जो अपराध किया गया है उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, जो अपराध किया गया उसके पीछे के उद्देश्य को देखा जाएगा। फिर सामाजिक प्रभाव, सोशल इंपैक्ट उसका कैसा पड़ रहा है, साथ साथ अपराध का परिमाण कितना है, यानी कि अपराध किस स्तर तक लोगों को प्रभावित किया है, ज्यादा बड़ा है कि छोटा है। इसके अलावा पीड़ित की स्थिति क्या है, 5 स्थिति यहां पर बताई गई, यानी हत्या का तरीका, उद्देश्य क्या है, सामाजिक घृणा उससे कितनी फैल रही है, अपराध का परिमाण और पीड़ित की स्थिति। थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए शरीर के अंग को काट छांट के किसी को मारना और एक सिंपली एक्सीडेंटल किसी को मार देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
दोनों को यहां समझिए तो हत्या का तरीका, अगर आप शरीर के अंगों को छिन्न भिन्न करके किसी की हत्या करते हैं, तड़पा के उसको मृत्यु देते हैं, वो एक अलग श्रेणी हो गई। यानी कि वहां पर आपकी हत्या का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा क्रूर और अमानवीय है, तो वहां पर आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अंदर चले जाएंगे, उस श्रेणी के अंदर आप शामिल किए जाएंगे। वहीं पर दूसरी श्रेणी है आपकी उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। मोटिव, अगर आप जानबूझकर लालच से या किसी पूर्व नियोजित उद्देश्य के तहत किसी का मर्डर करते हो, तो आप उस तरह का जो अपराधी होगा, आप नहीं, उस तरह का जो अपराधी होगा, आपसे यहां तात्पर्य आपसे नहीं है। यहां पर देखिए, उस योजनाबद्ध तरीके से किसी का मर्डर जब किया जाता है, लालच के बदले किया जाता है, तो वो श्रेणी आ गई आपके मोटिव में। मोटिव आपका ठीक नहीं है, एक एक्सीडेंटल होता है और एक होता है जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से जो इस तरह के मर्डर किए जाते हैं। उसके अलावा समाज की अंतरात्मा को अगर कोई ऐसा कृत्य है जो झकझोर देता है, यानी कि सामाजिक रूप से उसका इंपैक्ट बहुत घृणित है, वहां पर वैमनस्य फैल जाए, कोई ऐसा आप जानबूझकर मर्डर कर दें कि सांप्रदायिक दंगे हो जाए, इस तरीके से आप किसी की इज्जत के साथ खेलते हुए सांप्रदायिक रूप से ऐसा काम कर दें कि उससे फैल जाए, तो वो काम क्या, सोशली एक घृणित इंपैक्ट डालने वाला काम है, तो उससे भी, उसको भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ एक मास मर्डर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो कहीं पर बम विस्फोट कर दिया तो एक मास लेवल पर लोगों की जान चली जाती है, तो वो केस भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है। मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थी, तो मास लेवल पर लोग प्रभावित हुए, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से, इसके अलावा जो आपकी पांचवी श्रेणी है वो है पीड़ित की स्थिति क्या है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति कोई महिला, असहाय महिला है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई वहां पर गर्भवती महिला है, कोई बच्चा है, तो ऐसे लोगों की अगर हत्या की जाती है, मर्डर किया जाता है, तो उसको भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अंतर्गत रखा गया। यानी मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य में जो 5 आधार बताए गए, ये 5 फ्रेमवर्क के तहत ये 5 आधार काम करते हैं। अब यहां पर भी इन सारे 5 आधारों के बावजूद जो प्रासंगिक बात होती है वो होती है न्यायिक विवेक, यानी कि जजेस के पास ये अधिकार होता है कि वो तात्कालिक परिस्थितियों का, तात्कालिक तथ्यों का अपने विवेक के आधार पर ये देखेंगे, उनके लिए एक फ्रेमवर्क की तरह ये काम करता है और फिर वो निर्णय लेंगे। अब जैसे हालिया मामले की अगर हम बात कर लें तो वहां आप देखेंगे कोलकाता में रेप के बाद मर्डर किया गया, महिला की ही वहां पर हत्या की गई, लेकिन यहां पर यह कहा गया कि अपराध गंभीर तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसकी इस अपराध में सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म यहां पर गुंजाइश है। तो ऐसी दशा में इसको नकारा नहीं जा सकता है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, तो यहां पर न्यायिक विवेक का यहां पर इस्तेमाल दिखता है और यहां पर मृत्युदंड नहीं दिया गया। वहीं पर अगर आप केरल में देखें तो केरल में यह कहा गया उस घटना में कि यहां पर प्री प्लानिंग करके उसको पॉइजनिंग का शिकार बनाया गया, जो कि एक विश्वास का दुरुपयोग है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने पॉइजन देने का काम किया, पॉइजन दे के मारा, वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है और विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा यह करना सोशली, यानी समाज की जो अंतरात्मा है उसको झकझोर देने वाला कृत्य है। तो यहां पर ये एक सामाजिक रूप से घृणित कार्य है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अंतर्गत आता है, इसलिए वहां पर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अब इसके अलावा आपको बता दें कि 1983 में एक मामला था जिसमें मिथु बनाम पंजाब राज्य का मामला था, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई कैदी है, अगर वो कैद में है, आजीवन कारावास की उसको सजा मिली हुई है और उस दौरान वो किसी का मर्डर कर दे, चाहे जेल के अंदर या जेल के बाहर, तो ऐसी दशा में उसको तो मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। लेकिन इस मामले में मिथु बनाम पंजाब राज्य में यह कहा गया कि नहीं, आईपीसी की जो धारा 303, उस समय धारा 303 के अंतर्गत यह आता था, यह कहा गया कि यह असंवैधानिक है, इसको मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। अब ऐसी सभी धाराएं जो है वो 302 में आती हैं, ऐसी सभी ऐसे जो मर्डर के मामले हैं 302 में आते हैं, लेकिन उस समय यह 303 में थी, तो धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि नहीं, मृत्युदंड ही देना विकल्प नहीं है। फिर 2022 से एक और बात है कि जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जिसको कहते हैं, उसके तहत यह कहा गया है कि संवैधानिक बेंच के पास मामला भेजा गया वर्ष 2022 में और कहा गया कि मौत की सजा से पहले यह देखा जाना चाहिए जजेस के द्वारा कि आरोपी को सजा कम करने वाले कारण, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी की सजा कम की जा सकती है, कुछ ऐसे कारण छूट तो नहीं रहे हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो यह मामला भी सोचा जा रहा है, क्योंकि कई बार जो आरोपी है उसको मृत्युदंड रेयर ऑफ द रेयरेस्ट देख के दे दिया जाता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि हो सकता है मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो सकता है कि उसकी परवरिश कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुई हो या कुछ कारण ऐसे रहे हों जिसकी वजह से उन कारणों पर भी विचार किया जाना चाहिए, तब उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि हर पहलू को ध्यान दिया जाना चाहिए और यहां न्यायिक विवेक इससे क्या होगा, और ज्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा। ये मामला फिलहाल विचाराधीन है, तो ये आप याद रखेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि होली के इस पावन पर्व के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी खबर, और अच्छी खबर यह है कि आपको 25 से 28 फरवरी के बीच में
दृष्टि आईएएस की तरफ से हमारे सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रही है 50% तक की छूट। साथ ही बुक्स पर भी आपको मिल रही है 25% की छूट, और डीएलपी पर भी ये छूट है। और ये छूट कब से कब तक है? तो 25 से 28 फरवरी तक ये छूट आपको मिलेगी। अब इसके लिए विस्तार से जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारा नंबर तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो आप जान ले, 8750187501। इस छूट का आप लाभ उठाइए 25 से 28 फरवरी के बीच। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी के अगले अटेम्प्ट्स लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है पढ़ाई करने का, तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए हमारे पास एक पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको 14 महीने में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस के पोर्शन को हम कवर करते हैं, और यहां पर 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है। हिंदी इंग्लिश तीनों माध्यम में है। 24,999 के अंतर्गत ये कोर्स आपको मिलता है। साथ ही साथ उसमें अगर अमिताभ कूपन कोड का आप इस्तेमाल करते हैं AMITABH, तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ इन फ्यूचर अगर ऑफलाइन बैच में आप आते हैं एडमिशन लेने, तो ये पूरी की पूरी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाती है, तो एक तरह से दोहरा लाभ आपको होता है। साथ ही साथ इसमें आपको देखेंगे कि अन्य बहुत सारी खूबियां हैं। 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, 18 क्लास टेस्ट देने को आपको मिलते हैं ऑनलाइन माध्यम में, और भी बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ साथ 8750187501 पर कॉल भी आप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है कि रेयरेस्ट जो सिद्धांत है भारत में सबसे पहले किस केस में स्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया? विकल्प ए जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, विकल्प बी बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, विकल्प सी माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य, विकल्प डी मिथु बनाम पंजाब राज्य। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब के नाम से, वहां भी हमसे जुड़ जाइए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।